इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बेहतरीन क्लास नोट्स है, समय को बचाइए, वीडियो लेक्चर सभी पढ़िए और क्लास नोट्स से रिवीजन कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स है, लेक्चर नंबर 11 है। टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से। टू द पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। यकीन मानिए ये पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास क्वेश्चन आएंगे तो आप झंडे गाड़ कर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सिलेबस है, एक नज़र डाल लीजिए जो हमें कंप्लीट करना है। दिल्ली सल्तनत हमारा चल रहा है। दिल्ली जो साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था, ये कुल 320 वर्षों तक इन्होंने रूल किया और 5 वंश आए थे। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में ये टोटल 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। और जो दूसरा वंश है खिलजी वंश, वो हम पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे छोटा टाइम पीरियड है, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इनका राज रहता है। तो खिलजी वंश के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में आपने पढ़ लिया। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का सर कलम करके गद्दी हासिल की थी। ये सब जानकारी तो आपको हो ही गई होगी अगर पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नोट कर लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो कुल 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था। आप मैप में सबसे पहले डिफरेंस देखिए। ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये साम्राज्य फैलाया गया था इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और ये मैप देखिए, ये पूरे भारत में लगभग दक्षिण तक अपनी छाप छोड़ दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक होता है जो दक्षिण तक विजय कर लेता है। इससे पहले कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण को भी छुआ हो। इसने दक्षिण में विजय हासिल की थी। समझ पा रहे हैं क्या? मैप से आप डिफरेंस देख लीजिए। तो इसलिए यह अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, सबसे ग्रेट शासक है, सबसे ताकतवर शासक है। जो भी आप कहें सब कम है इसके लिए। बहुत ही ताकतवर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। तो इसने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया वो सब हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कब कब किस क्षेत्र को जीता, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। टू द पॉइंट आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लिया आपने कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। सबसे पहले ये याद कर लीजिए। तो कुछ बेसिक जानकारियाँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में ये रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का वो शासक था, या कहा जाए दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने अपना वास्तविक तौर पर साम्राज्य विस्तार किया। क्योंकि इससे पहले जितने भी सुल्तान थे उन्होंने अपना साम्राज्य ना के बराबर विस्तार किया। उन्होंने क्या किया, 1206 ईस्वी में जो मृत्यु हुई थी मोहम्मद गोरी की, जो उसने भारत वाला जो साम्राज्य संभालने के लिए दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसके जो वंशज कहा जाए या उसके जो डायनेस्टी के, उसके वंश के जो लोग थे, जितने भी सुल्तान आए, उन्होंने उसको बस संभाल के रखा, कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तक जितने भी ये सुल्तान आए, इन्होंने साम्राज्य विस्तार का सोचा ही नहीं। अगर किया भी तो ना के बराबर किया। लेकिन वास्तविक तौर पर साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अर्थात साम्राज्य को विस्तार करने वाला, दूर दूर तक अपने साम्राज्य को फैलाने वाला जो शासक था, वो पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक जानकारियां ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो चाचा किसका, इसके चाचा का क्या नाम है पूछा जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी का जो पिता थे वो कौन थे? शहाबुद्दीन खिलजी थे। अगर आपको याद हो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जब हम बढ़ा रहे थे आपको, तो जलालुद्दीन और शहाबुद्दीन ये दोनों भाई बलबन के टाइम पीरियड से काम कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के अधीन।
तो देखा आपने कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे करके सुल्तान बन जाता है। लेकिन शहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है पहले ही, जब अलाउद्दीन खिलजी छोटा ही था। तो इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम, अलाउद्दीन खिलजी तो जब ये सुल्तान बना तब इसका नाम पड़ा ना, इसका पहले का नाम क्या था, इसका मूल नाम क्या था, अली गुरशप। नोट कर लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मूल नाम क्या था, अली गुरशप। कुछ उपाधियां इसने धारण की थी जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सिकंदर सानी तो अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी मतलब समझ पा रहे हैं, दूसरा सिकंदर, सिकंदर के जैसा दूसरा सुल्तान है ये, ठीक है। सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय या दूसरा सिकंदर। इसके अलावा नासिर अमीर उल मोमिन की भी इसने उपाधि धारण की थी। और दो उपाधियां, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये दो उपाधियां इसको अमीर खुसरो ने दी थी। किसने दी थी, अमीर खुसरो ने दी थी। जितना इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है उतना ही इम्पोर्टेंट शख्स अमीर खुसरो भी है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो कव्वाली आप सुनते हैं उसकी शुरुआत करने वाला अमीर खुसरो ही है, तबला ये सब जो है शुरुआत करने वाला अमीर खुसरो ही है। डिटेल में हम देखेंगे, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। अब ये मैप देखिए ध्यान से, इस मैप को पहले देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा इसका साम्राज्य बढ़ा कैसे। जब इसको गद्दी हासिल हुई ना तो इसका साम्राज्य देख लीजिए, मोटे तौर पर ये फैला हुआ था, दिल्ली सल्तनत ये फैला हुआ था। इसके जो पड़ोसी राज्य थे, इसके जो पड़ोसी राज्यों में जो शासक थे वो कौन कौन थे ये देख लीजिए, उन जिनसे ये लोहा लेने वाला है। मुख्य तौर पर यहाँ पे गुजरात के वाघेल वंश यहाँ पे देख लेंगे। परमार शासक यहाँ पर होंगे, कई राजपूत शासक होंगे जिनसे ये पंगा लेने वाला है। रणथंबोर के राजपूत शासक, ठीक है, चित्तौड़ के राजपूत शासक, बहुत सारे राजपूत शासक हैं, उनसे भी ये लोहा लेने वाला है। सब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, दक्षिण भारत जब शुरू होता है तो ये यादव वंश देख लीजिए, इनसे भी लोहा लेने वाला है। देवगिरी के जो शासक होंगे, काकतीय वंश, इनसे भी ये पंगा लेने वाला है। होयसेल से भी ये पंगा लेगा। पांड्यों से भी ये पंगा लेगा, हालांकि पांड्यों से ये विजय हासिल नहीं कर पाता, लेकिन सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आसपास के जो शासक है अपने दिमाग में छवि बना लीजिए, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके सामने क्या चैलेंज थे, ठीक है। और बहुत सारे इसके जो है ना, जो इसके फैमिली के मेंबर थे, जो इसके रिश्तेदार थे, जिनको इन्होंने कहीं ना कहीं सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, भतीजे, चाचा या कजन जो भी थे, वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, वो भी विद्रोह कर रहे थे। तो हालांकि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इस क्रैश कोर्स में जो महत्वपूर्ण है वही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर नहीं बैठा था, 1296 पर गद्दी पे बैठा, उससे पहले इसने क्या क्या काम कर दिए वो सब तो आप जानते ही हैं। तो मुख्य तौर पर इसने क्या किया था, बिना अपने चाचा को बताए 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था। देवगिरी पर इसने सुन रखा था कि वहाँ पर बहुत सारी संपत्ति है, वहाँ पर अगर लूट की जाए तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। तो 1296 ईस्वी में इसने बिना अपने चाचा को बताए देवगिरी पर अटैक कर दिया। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान हुआ करता था तो उस समय ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। ये मैप में देख लीजिए, यूपी में इलाहाबाद के पास कड़ा और मानिकपुर दो जगह है। यमुना नदी और गंगा नदी वहाँ पे जो है ना, एक तरफ कड़ा है और दूसरी तरफ मानिकपुर है। तो कहीं कहीं कड़ा ही लिखा आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। कड़ा और मानिकपुर का ये सूबेदार हुआ करता था। तो उस सूबेदार की हैसियत से इसने देवगिरी पर अटैक कर दिया था और सफलता पाई थी। इससे पहले कोई भी सुल्तान दक्षिण विजय नहीं कर पाया था, लेकिन ये सूबेदार ही था, तब भी इसने दक्षिण पर विजय हासिल कर ली थी। तो इसकी पावर का आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, तो उस हैसियत से इसने अपने बिना चाचा को बताए देवगिरी पर अटैक कर दिया। देवगिरी महाराष्ट्र में है। जो यादव वंश है ना, उनकी राजधानी हुआ करती थी देवगिरी। उस समय वहाँ के जो शासक हुआ करते थे रामचंद्र हुआ करते थे, उन पर अटैक कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 800 घुड़सवार लेकर आया था। ये 800 घुड़सवार लेकर आया था, देवगिरी पर इसने विजय हासिल कर ली थी।
लूटपाट करके ले गया था। और देवगिरी की जो शासक है रामचंद्र, उनको इसने कन्विंस कर लिया था कि हर साल वो टैक्स देते रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। देवगिरी जो यादव वंश है ना, उसमें एक जगह पड़ती है एलिचपुर, जगह का नाम है एलिचपुर। एलिचपुर से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो हर साल अलाउद्दीन खिलजी को भेजते रहेंगे। रामचंद्र जी ने ऐसा वादा कर लिया था। तो दक्षिण विजय जो दिल्ली सल्तनत का ये अलाउद्दीन खिलजी करने वाला है ना, ये दक्षिण विजय पूरी तरीके से दक्षिण भारत को अपने अधिकार में नहीं लेगा। इसलिए मैप में आपने देखा कि जो दक्षिण वाला पोर्शन है वो लाइट कलर में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिण भारत में उसने भले ही विजय हासिल की थी, लेकिन पूरी तरीके से अपने शासन में नहीं मिलाया था। उसने बस जीत हासिल करने के बाद ये कन्विंस कर लिया था वहाँ के शासकों को कि वो हर साल टैक्स कुछ ना कुछ पे करते रहेंगे। तो पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में नहीं फैलाया था दक्षिण वाले इलाके को, लेकिन विजय हासिल कर ली थी। अब आपको मालूम है, जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से जीतकर कड़ा चला जाता है, तो ये जानकारी जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता लगती है, तब वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा जाता है और वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है। धोखे से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया था। ये सब कहानी आपको मालूम ही है। पहले पाँव पड़ता है, उसके बाद धोखे से उसका गला काट दिया जाता है। तो जो भी दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच में कड़ा मानिकपुर में, वो सारी जो जानकारी है वो हमें मालूम पड़ती है बर्नी के द्वारा। एक पुस्तक लिखी गई है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में पूरी तरीके से अच्छे से वर्णन किया गया है दोनों की मुलाकात का। हालांकि बर्नी की जो पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इससे बहुत सारी जानकारी हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मिलती है। जितनी भी जानकारी बता रहा हूँ 80% जानकारी तो हमें इस पुस्तक से ही मिली है। ठीक है। और ये आप देख लीजिए, जलालुद्दीन के 3 पुत्र हुआ करते थे, ये पहले ही हमने बता दिया था। रुकनुद्दीन इब्राहिम, अरकाली खां और खाने खाना। ठीक है। खाने खाना तो एक अभियान में मारा गया था, आपको सब मालूम है। ठीक है, राजपूतों से अभियान में ये मारा गया था। अब बचे थे रुकनुद्दीन इब्राहिम, अरकाली खां। अब ज्यों ही कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु होती है, कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन अपने आप को सुल्तान तो घोषित कर देता है, लेकिन दिल्ली में जलालुद्दीन की एक पत्नी हुआ करती थी, वो अपने बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को सुल्तान घोषित कर देती है। हालांकि कुछ समय के लिए सुल्तान घोषित करती है। जो अरकाली खां था, ये पंजाब वाले रीजन में, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, पाकिस्तान पंजाब वाला रीजन, वहाँ पे ये सूबेदार हुआ करता था। दीपालपुर ये आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे सूबेदार हुआ करता था। ये अरकाली खां रुकनुद्दीन इब्राहिम से बड़ा हुआ करता था। जब ये जानकारी अरकाली खां को लगी कि मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को सुल्तान घोषित कर दिया, तो ये नाराज़ हो गया, इसने विद्रोह कर दिया। तो आपस में ही ये फूट थी, तो इनको हराना, इनको नष्ट करना तो और ही आसान था। अगर ये दोनों भाई आपस में मिले होते, एकजुट हुए होते, तो शायद अलाउद्दीन खिलजी इनका कुछ ना बिगाड़ पाता। लेकिन जलालुद्दीन की जो पत्नी थी, अर्थात रुकनुद्दीन इब्राहिम की जो माँ थी, उसने समय की नज़ाकत को देखते हुए अपने पुत्र को तुरंत सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन अरकाली खां शायद ये समझ ना पाया, उसने विद्रोह कर दिया कि मेरे छोटे भाई को सुल्तान कैसे घोषित कर दिया गया। गद्दी के लिए देखिए आपस में ही विद्रोह हो गया, गद्दी के लिए आपस में ही विद्रोह हो गया। उधर कड़ा मानिकपुर से वो रवाना हो गया दिल्ली की ओर। कड़ा मानिकपुर से दिल्ली की ओर रवाना हो गया अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा मानिकपुर में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था, बस दिल्ली पहुंचना था, वहां राज्याभिषेक करवाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। और जितना भी धन इसने लूटा हुआ था देवगिरी से, वो सब रास्ते में लुटाते हुए जा रहा था, लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था, लोगों को अपनी ओर खींचता जा रहा था। क्योंकि उस समय कहा जाए, आज भी लोग ऐसे ही हैं, पैसे फेंकोगे तो कई लोग बिक जाते हैं, अपने वोट तक बेच देते हैं। तो ये हकीकत है। तो लोग तो उस समय भी ऐसे हुआ करते थे। तो पैसे उनको मिले तो उन्होंने अपने दूसरे सुल्तान को अपने दिल में बसाना शुरू कर दिया। तो ज्यों ही दिल्ली ये पहुंचता है, उसके बाद अपने जो प्रतिद्वंदी थे अरकाली खां, रुकनुद्दीन इब्राहिम, इन सभी को समाप्त करता है और दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ जाता है। इसका राज्याभिषेक जो होता है, दिल्ली में एक लाल महल है जो बलबन के द्वारा बनवाया गया था, उस लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था।
और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग रखा। ये परीक्षा में भी अनगिनत बार पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम धर्म को अपनी जो है शासन करने की जो कार्यशैली है, प्रक्रिया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होने दिया। मतलब कहने का भाव यह है कि इसने धर्म और राजनीति को अलग रखा। इससे पहले के जो सुल्तान थे वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के अनुसार अपना शासन चला रहे थे, जैसे इस्लाम धर्म में नियम कानून लिखे हैं वैसे वो चला रहे थे। लेकिन इसने अपने नियम कानून बनाए, धर्म को अपनी राजनीति में नहीं जोड़ा। हालांकि कट्टर था ये, इसने भी मंदिर तोड़े और हिंदुओं को बहुत परेशान किया, लेकिन इसने जो प्रशासन किया, राजपाट चलाया, उसमें धर्म को हस्तक्षेप नहीं होने दिया अपने राजनीति में। तो दिल्ली का ये पहला सुल्तान था। और जैसा कि आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक विजय हासिल कर ली थी, बहुत बड़ा साम्राज्य बढ़ा दिया था। तो उसके पीछे वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ था जो इसके अधीन थे, इसके सेनानायक थे। तो इसके 4 खान आपको याद होने चाहिए कि 4 खान कौन थे इसके, जो फेवरेट थे, जिन्होंने इसको बहुत बड़ी जीत हासिल करवाई, इसका साम्राज्य विस्तार करवाया। उलुग खां, जफ़र खां, नुसरत खां, अल्प खां। जफ़र खां इन सब में सबसे बहादुर था। ये मंगोलों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। इसे युग का रुस्तम कहा है, बर्नी ने इसको युग का रुस्तम कहा है। ये बहुत महान था। अलाउद्दीन खिलजी भी इससे डरता था। अलाउद्दीन खिलजी को भी डर लगा रहता था कि जफ़र खां इतना बहादुर है, ये कहीं मुझे मारकर सुल्तान ना बन जाए, ये डर लगा रहता था। जब जफ़र खां मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था तो थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने चैन की सांस ली थी। भले ही मंगोल आक्रमण किए थे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से लड़ने के लिए जफ़र खां गया था, वहाँ पे ही मारा गया था। उलुग खां, नुसरत खां, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर भारत के अभियानों में उलुग खां और नुसरत खां का बहुत बड़ा रोल आएगा। और आगे चलकर एक इसका फेवरेट जो सेनानायक आएगा जिसका नाम होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर एक गुलाम था जिसको गुजरात से ख़रीदा गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान भेजा था, गुजरात में एक वाघेल राजा थे, उनको जीतने के लिए एक अभियान भेजा गया था, तो वहाँ से जो है उसको खरीद के लाए थे, मलिक काफूर को वहाँ से खरीद के लाए थे। उसके बाद दक्षिण जो विजय हासिल हुई है ना, वो केवल और केवल मलिक काफूर के हाथों से ही हुई है। मलिक काफूर के ही कारण दक्षिण विजय हासिल हो पाई है, वही जाया करता था। मलिक काफूर एक हिजड़ा हुआ करता था, 1000 दिनार में उसको खरीदा हुआ था, तो इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। कई इतिहासकार तो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच में दोस्ताना रिलेशन की बात करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, दोस्ताना रिलेशन की बात करते हैं कई इतिहासकार, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब खिलजी के सैन्य अभियान हम पढ़ते हैं। खिलजी के सैन्य अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साम्राज्य इतना विस्तार किया था। कैसे विस्तार किया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो खिलजी के सैन्य अभियानों को 2 भागों में पढ़ेंगे हम। पहले उत्तर भारत के अभियान जो है वो देख लेते हैं, फिर दक्षिण भारत के कौन कौन से अभियान हैं वो देख लेते हैं। उत्तर भारत के अभियान, गुजरात विजय 1299 में जो की थी, रणथंबोर विजय 1301 में की थी, चित्तौड़ विजय 1303 में, मालवा विजय 1305 में, सीवान विजय 1308 में, जालोर विजय 1311 में। ये सीरियल वाइज मैंने क्रमबद्ध तरीके से इसको अरेंज किया है। दक्षिण भारत अभियान, देवगिरी विजय, देवगिरी को 1296 में जब ये सुल्तान नहीं हुआ करता था तभी जीत लिया था। उसके बाद 1307 में अटैक किया था, फिर लास्ट में 1313 में भी अटैक किया था। वारंगल 1309 में और होयसल विजय 1310 में, पांडे अभियान 1311 में। तो ये सब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियान में सबसे पहला अभियान है गुजरात विजय। 1299 की बात है, शुरुआती दौर पर 1298 के लास्ट और 1299 के शुरुआत की बात है। ये अभियान समाप्त कब हुआ था? 1299 में। गुजरात अभियान शुरू कब किया गया था? 1298 के लास्ट में। ठीक है। और गुजरात में जब सेना भेजी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ये मालूम होना चाहिए गुजरात में उस समय किसका शासन है। पहले भी हम बता चुके हैं। तो गुजरात में उस समय कर्णदेव का शासन था।
कर्णदेव द्वितीय या जिन्हें रायकर्ण बघेला भी कहा जाता है, ये वाघेल डायनेस्टी के थे, वाघेल वंश से थे। गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश तो आपने सुन रखा होगा, उन्हीं की फैमिली की एक शाखा थे ये, उन्हीं की फैमिली के शाखा बताए जाते हैं। और जो उस समय शासक वहाँ पे थे रायकर्ण बघेला या कर्णदेव द्वितीय, उनकी पत्नी कमला देवी और पुत्री देवल देवी, ये मज़े से वहाँ पर शासन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से इनका जीवन बीत रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में एक सेना भेज दी गुजरात को विजय करने के लिए। उस सेना का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां कर रहे थे। नुसरत खां नाम से लड़की लग रहा होगा, नहीं, ये भी पुरुष ही है। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में एक अभियान भेजा और वहाँ पर जीत हासिल कर ली, वहाँ पर जीत हासिल कर ली। और जो कर्णदेव थे, रायकर्ण बघेला जो थे, वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी चले जाते हैं, देवगिरी भाग जाते हैं। जो उनका पड़ोसी जो वंश है यादव वंश, रामचंद्र जी की शरण में ये चले जाते हैं। कौन? रायकर्ण बघेला अपनी पुत्री देवल देवी के साथ। और कमला देवी जो इनकी पत्नी थी, उनको बंदी बना लिया जाता है और सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया जाता है। कहा जाता है कमला देवी उस समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली थी, कमला देवी से शादी कर ली थी। और इसी गुजरात में ही एक गुलाम मलिक काफूर को खरीदा गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी गुलाम भी कहा जाता है या 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये एक हिजड़ा हुआ करता था। तो इस प्रकार से गुजरात विजय हो गई है अलाउद्दीन खिलजी की। तो अब चलते हैं रणथंबोर विजय की ओर। देख लीजिए ये गुजरात विजय है, ये रूट देख लीजिए ऐसे आए थे। उसके बाद रणथंबोर, दिल्ली से ये 1301 में रणथंबोर विजय, रणथंबोर विजय की बात करते हैं। रणथंबोर का किला उस समय बहुत फेमस था। ये वही किला है जिसको जीतने गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लेकिन वो वापस आ गया था। लेकिन उसने वो अभियान विड्रॉ कर दिया था, क्योंकि एक किला ऐसा बनाया हुआ था, राजपूत उस समय ऐसे किले बनाया हुआ करते थे जिसको जीतना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उनको जीतने का एक ही तरीका था कि उसको चारों तरफ से घेर लिया करते थे। वो जो भी प्रतिद्वंदी जीतने के लिए आ रहे हैं, दुश्मन जीतने के लिए आ रहे हैं राजपूत किले को, अगर राजपूत किले पर डायरेक्ट हमला करेंगे तो हार जाएंगे। तो वो राजपूत जो किले हुआ करते थे ना, राजपूतों के द्वारा बनाए हुए किले जो हुआ करते थे, उनको चारों तरफ से घेर लिया करते थे, ताकि बाजार से कोई भी खाने पीने की चीज़ जो सप्लाई है वो रोक दिया करते थे। तो ऑटोमेटिक जो राजपूत शासक है उन्हें बाहर आना पड़ता था, तो तब युद्ध होता था। तो उस समय चांस हुआ करता था कि वो जीत जाए जो अटैक करने आए हैं दुश्मन, इसके अलावा और कोई चांस नहीं था। रणथंबोर ये राजस्थान में जगह पड़ती है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भी अभियान भेजा था। और इस समय यहाँ के जो शासक थे हमीर देव थे, एक राजपूत शासक, चौहान वंश से ही संबंधित थे। इनके जो पूर्वज थे ना, इनके जो पूर्वज थे हमीर देव के, वो पृथ्वीराज चौहान ही हैं, पृथ्वीराज चौहान की ही शाखा के हैं ये शासक। तो हमीर देव उस समय वहाँ के एक राजपूत शासक, बहुत ही महान शासक बताए जाते हैं। और ये अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजा था। यहाँ पर नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी इस अभियान में। शुरुआत में तो ये अभियान विफल हो गया था, हमीर देव ने नुसरत खां की हत्या कर दी थी। लेकिन उसके तत्पश्चात ही अलाउद्दीन खिलजी भी इस अभियान में आ जाता है। जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खुद आता है और यहाँ पर डेरा डाल लेता है। जैसा कि मैंने बताया, सप्लाई बंद कर देता है बाहर से खाने पीने की। तो 7-8 महीने तक यहाँ घेरा डाल के रखता है। तो उसके बाद 7-8 महीने के बाद अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव की सेना आपस में भिड़ती हैं। तो वहाँ पे हमीर देव की मृत्यु हो जाती है, हमीर देव की मृत्यु हो जाती है और रणथंबोर को जीत लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं, जो हमीर देव की पत्नी थी और भी जो उनके साथ स्त्रियां थी उस राजमहल में, उन सब ने सामूहिक रूप से जौहर कर लिया था। राजपूत घराने की जो औरतें थी जौहर कर लिया करती थी। जौहर प्रथा उस समय प्रचलित थी कि अगर उनके पुरुष, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है किसी जो है युद्ध में, तो वो
आग में कूदकर जान दे दिया करती थी, जैसे सती प्रथा हुआ करती थी उसी टाइप का ये था। तो जौहर के सबसे पहला साक्ष्य जो है यहीं पर मिला है। और इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, ऐसा बताया जाता है। और इस जौहर का जो विवरण है वो बताया हमें किसने बताया है, वो हमें अमीर खुसरो ने ही बताया है। अमीर खुसरो ने ही अपनी रचना में जौहर प्रथा का या जौहर जो स्त्रियों ने किया था उसका जिक्र किया है। ठीक है, अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ इस अभियान पे गया था। तो वो कौन सा अभियान था जिसमें अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो गया था? तो यही अभियान था। तो इस प्रकार रणथंभौर भी जीत लिया गया, रणथंभौर भी जीत लिया गया। अब आती है बारी चित्तौड़ की। ये भी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ भी एक राजपूत शासक थे, बहुत ही फेमस राजपूत शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था, इसको लेकर बहुत विवाद है। कई इतिहासकार बताते हैं कि चित्तौड़ की एक रानी थी पद्मिनी, उनकी सुंदरता उस समय पूरे विश्व में या कहा जाए पूरे भारत में बहुत फेमस थी। उसी के सिलसिले में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय हासिल करने के लिए अभियान किया था। लेकिन जो आज के इतिहासकार हैं वो इस बात को झुठलाते हैं, वो इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं कि पद्मिनी जो कोई कैरेक्टर था उसके लिए इसने अटैक किया था। हालांकि कुछ भी हो, ये परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता कि किस लिए किया था। बस ये जानिए, चित्तौड़ पर जब इसने हमला किया था उस समय जो वहाँ के शासक थे, एक राजपूत शासक रत्न सिंह, राजा रत्न सिंह, गुहिला वंश के थे ये राजा रत्न सिंह। तो मेवाड़ के ये शासक राजा रत्न, इनकी राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़। चित्तौड़ इनकी राजधानी हुआ करती थी, इनका किला वहाँ पे था या वहीं पर रहते थे। तो जब अटैक किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस समय युद्ध में रत्न सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी पत्नी रानी पद्मिनी थी उसने अन्य स्त्रियों के साथ सामूहिक जौहर कर लिया था। इन्होंने भी सामूहिक तौर पर आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, और ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 30,000 राजपूतों का कत्ल किया था। जो राजपूत सैनिक थे उनमें 30,000 सैनिकों का इसने कत्ल कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ अभियान के दौरान। ठीक है, और चित्तौड़ पर जब विजय हासिल कर ली तो चित्तौड़ का किला खिज्र खां को सौंप दिया, और चित्तौड़ का जो क्षेत्र था वो भी खिज्र खां को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय के लिए उसके बाद खिज्र खां वापस आ जाता है, फिर मालदेव को सौंप दिया जाता है। मालदेव को आगे चलकर, मालदेव आपको मालूम चलेगा कौन है मालदेव, अभी जिक्र आएगा तो मैं बताऊंगा मालदेव कौन थे। तो मालदेव को सौंप दिया जाता है। जब चित्तौड़ खिज्र खां को सौंपा गया तो इसका नाम भी बदल दिया गया, खिजराबाद। क्या रख दिया गया? खिजराबाद। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। तो इस प्रकार चित्तौड़ विजय भी हासिल हो गई। अब मालवा विजय, मालवा विजय, ये मालवा जो है ना, वहाँ पे परमार वंश के शासक महलक देव का शासन था। उसमें परमार वंश के शासक महलक देव थे। और ये अभियान जो भेजा था वो आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में ये अभियान भेजा था और यहाँ पर विजय हासिल कर ली थी। और आइनुल मुल्क को ही मालवा संभालने के लिए दे दिया था, अर्थात इसी को मालवा का गवर्नर बना दिया था। और इस युद्ध में महलक देव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महलक देव की मृत्यु हो जाती है। तो मैप में आप देख पा रहे हैं ना, ये मांडू है, मांडू चले जाते हैं भागकर, महलक देव मांडू चले जाते हैं और वहीं पर जाकर मृत्यु इनको मार दिया जाता है, इनकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार मालवा भी जीत लिया गया। ठीक है, मालवा भी जीत लिया गया। अब सीवान विजय। सीवान ये जगह राजस्थान में पड़ती है। 1308 में यहाँ पर भी अटैक किया गया। उस समय यहाँ पे राजपूत शासक शीतल देव का राज हुआ करता था। और ये अभियान जो भेजा गया था कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में भेजा गया था। कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था और यहाँ पर विजय हासिल कर ली थी। ठीक है, जब शीतल देव की मृत्यु हो जाती है तो ये जो क्षेत्र है ये संभालने के लिए कमालुद्दीन कुर्ग को ही वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है। तो जो जिस अभियान पे भेजा गया था उन्हीं को वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। तो इस प्रकार सीवान को भी जीत लिया गया। ठीक है, सीवान को भी जीत लिया गया। कौन कौन अभियान में गया था ये देख लीजिए। चित्तौड़ विजय मैंने नहीं बताया, चित्तौड़ में ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खुद गया था। चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था। ठीक है, इसके बाद
जालोर विजय 1311 में, ये भी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ के उस समय जो शासक थे कृष्णदेव, जो मालदेव हुआ करते थे, ये कृष्णदेव के ही भाई थे। अब समझ में आ गया। चित्तौड़ संभालने के लिए जब मालदेव को दिया गया था तो वो मालदेव कौन थे? मालदेव कृष्णदेव के ही भाई थे या कान्हन देव के ही भाई थे। तो जालोर में उस समय कृष्णदेव का शासन था, इनको हराया गया। हालांकि 1304 ईस्वी में ही इन्होंने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया था 1304 में ही, लेकिन उसके बाद अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया फिर से, तब दोबारा से अटैक करना पड़ा 1311 ईस्वी में। इस बार ये नेतृत्व किसने किया था? कमालुद्दीन कुर्ग ने ही नेतृत्व किया था और जालोर को भी अपने अधिकार में ले लिया गया। ठीक है, तो इस जीत के बाद लगभग पूरे राजस्थान में सुल्तान का अधिकार हो गया। सुल्तान को सबसे मुश्किल, जो सबसे चैलेंजिंग लगा वो राजस्थान ही लगा। राजस्थान में ज़्यादातर राजपूत शासकों का उस समय दौर था। राजपूत शासक बहुत बहादुर हुआ करते थे, तो ये राजस्थान को जीतने में बहुत कठिनाई आई थी अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये पूरा उत्तर भारत का अभियान आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे दक्षिण अभियान। देवगिरी पर तो पहले से अटैक कर दिया था, ये सब तो आपको मालूम है। देवगिरी पर 1296 में पहले पर अटैक किया था। रामचंद्र ने अधीनता तो स्वीकार कर ली थी और बोला था कि हर वर्ष आपको जो है एलिचपुर एक क्षेत्र था इस यादव साम्राज्य में ही, तो एलिचपुर का जो रेवेन्यू है वो हर साल दिया करेंगे। लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया, कुछ वर्ष दिया, उसके बाद रोक दिया गया। और ये तो एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये बना जब गुजरात पर अटैक किया था, जो राजा कर्णदेव भागकर देवगिरी आए थे, तो देवगिरी में रामचंद्र जी ने इनको शरण दे दी थी। तो इस बात को लेकर भी अलाउद्दीन खिलजी नाराज था, तो इसलिए 1307 में उसने फिर से अटैक कर दिया। कहाँ पर? देवगिरी में। उस समय शासक कौन थे? रामचंद्र शासक थे, यादव वंश चल रहा था। और ये अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। अब दक्षिण अभियान जो होंगे वो मलिक काफूर के ही नेतृत्व में होंगे, याद रख लीजिएगा, आसान रहेगा आपके लिए पढ़ने में। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर अटैक किया गया। रामचंद्र देव जी को दिल्ली लेकर आया गया। जब दिल्ली लेकर आए तो अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र जी से मिला और बहुत खुश हुआ, उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। और सुल्तान ने राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र को। कहा जाता है कि रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे मित्र हो गए थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा से वापस कर दिया था रामचंद्र को उनका जो साम्राज्य वापस कर दिया था। हालांकि अधीनता स्वीकार कर ली थी रामचंद्र जी ने। तो राय रायन की उपाधि रामचंद्र को किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ठीक है, और वादा किया था रामचंद्र जी ने कि जो भी दक्षिण के अभियान होंगे उसमें अलाउद्दीन खिलजी की वो हेल्प करेंगे। ऐसा उन्होंने किया भी। जब वारंगल अभियान, जहाँ पे काकतीय वंश के जो शासक हैं, वो अभियान जब किया, और समुद्र जो है ये द्वार समुद्र अभियान जो होयसल वंश के शासक हैं, तो इन अभियानों में भी साथ दिया था रामचंद्र ने। ठीक है, बहुत मदद की थी। रामचंद्र की एक पुत्री थी जिनका नाम था जैतपली। इनकी शादी जो है अलाउद्दीन से हो गई थी। अब शादी की बात कर रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं लगे हाथ, जो गुजरात से भागकर देवगिरी के जो है शरण में आए थे कर्णदेव, गुजरात के शासक कर्णदेव, तो अपनी बेटी को भी लेकर आए थे ना, देवल देवी। तो ऐसा कहा जाता है देवल देवी की शादी जो है ना खिज खां के साथ कर दी गई थी। आगे चलकर देवल देवी की जो शादी है खिज खां के साथ कर दी गई थी, क्योंकि कमला देवी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी कर ली थी, उनकी ये इच्छा थी, तो ऐसा हो गया था। अगर याद करना चाहें कर लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देवल देवी से खिज खां ने विवाह कर लिया था। तो ये देवगिरी जो है वो विजय हासिल कर ली, लेकिन अधीनता स्वीकार की है, अभी अधीनता स्वीकार की है। ठीक है, अभी 1313 ईस्वी में परमानेंटली ही
देवगिरी को अपने अधिकार में ले लिया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्योंकि रामचंद्र जी का जब टाइम था तब तो ठीक है, लेकिन उनका जब बेटा आएगा, उनका बेटा शंकरदेव जो गद्दी पर बैठेगा, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से एक अभियान भेजा मलिक काफूर के नेतृत्व में और देवगिरी को पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया। तो दक्षिण भारत का देवगिरी ही एकमात्र ऐसा स्थान है, देवगिरी ही एक ऐसा साम्राज्य है जिसे अपने अधीन, अपने साम्राज्य में मिला लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा बाकी दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उनको अधीनता स्वीकार कराकर टैक्स लेकर छोड़ दिया था। इसके बाद अभियान आता है 1309 ईस्वी में वारंगल अभियान। काकतीय वंश के वहाँ पे शासक थे, उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव उस समय वहाँ के शासक हुआ करते थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था 1309 ईस्वी में, और 1310 ईस्वी में ये वारंगल पहुँच गया था। इसकी मदद देवगिरी के जो शासक हैं रामचंद्र, उन्होंने मदद की थी। इस रास्ते से आया था, ठीक है, इस रास्ते से देवगिरी को जीतने के बाद वापस चला गया, दोबारा से वापस आया था, तो ये आया था रास्ता। क्या इससे पहले भी वारंगल पर अटैक किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? जी हाँ, इस रास्ते से किया गया था 1302 1303 ईस्वी में, इस रास्ते से किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। बारिश उस समय बहुत हो गई थी, इस कारण से जो है वो रास्ता सही ना होने के कारण बहुत नुकसान हो जाता है सेनाओं का, बहुत सेना के लोग मारे जाते हैं, तो इसलिए ये सफल नहीं हो पाया था। ये अभियान उलुग खां के नेतृत्व में भेजा गया था, ये सफल नहीं हो पाया था। सफल जो हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर अपनी सेना को लेकर यहाँ पर पहुँचा, रामचंद्र देव ने मदद की थी। उसके बाद प्रताप रुद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपने एक सोने की मूर्ति पर हथकड़ियाँ लगाकर जंजीर बांधकर वो किसको दे दिया? मलिक काफूर को दे दिया। उसका मतलब ये हुआ करता था कि वो शासक जो है उसने अपनी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, अपनी मूर्ति पर हथकड़ियाँ लगा दी हैं, बांध दिया है पूरी तरीके से। इसका ये सिंबल है कि अधीनता स्वीकार कर ली गई है अलाउद्दीन खिलजी की प्रताप रुद्र देव के द्वारा। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा सबसे शुरू में जब सुना जाता है यहीं से सुना जाता है। तो कहा जाता है कि प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा को भी मलिक काफूर को सौंप दिया था। तो कोहिनूर हीरे का जो सबसे पहले जिक्र इतिहास में आता है तो वो कहाँ पर आता है? वो यहीं पर आता है, ठीक है, वारंगल अभियान के दौरान। और आज कोहिनूर हीरा कहाँ पर है ये कमेंट करके बताइएगा, बच्चे बच्चे को मालूम है कि आज कोहिनूर हीरा कहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से वारंगल को भी अपने अधीन कर लिया गया, वारंगल को भी अपने अधीन कर लिया गया, ठीक है। अब होयसल विजय, अब वारंगल को जीतने के बाद ये वापस चला जाता है दिल्ली मलिक काफूर। लेकिन जब वह वारंगल अभियान पे था ना, उसको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पड़ोसी राज्य है होयसेल और यहाँ पांडे वंश है, तो ये बहुत सारे पैसों से समृद्ध हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और मतलब यहाँ धन से पूरी तरीके से समृद्ध हैं, तो यहाँ पर अटैक करना ज़रूरी है। तो ये जब ये दिल्ली वापस आता है, अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन लेता है, तो दोबारा से ये अटैक कर देता है, इस रास्ते से दोबारा से अटैक कर देता है। 1310 और 1311 ईस्वी के आसपास ये अटैक होता है। वहाँ के उस समय जो शासक थे होयसेल वंश के शासक थे, द्वार समुद्र उनकी राजधानी हुआ करती थी। वीर बल्लाल तृतीय उस समय शासक थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये भी अभियान भेजा गया था, ये भी अभियान मलिक काफूर के ही नेतृत्व में भेजा गया था। इस अभियान में रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र दोनों ने मदद की थी। प्रताप रुद्र काकतीय वंश के शासक थे, वारंगल उनकी राजधानी थी, पहले ही हमने बता दिया। तो रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र ने मदद की थी मलिक काफूर की, तो इस कारण से होयसेल को भी जीत लाया। अलाउद्दीन खिलजी का ये वफादार जो सैनिक था मलिक काफूर, इसने होयसेल पर भी विजय हासिल कर ली, ठीक है। जब ये होयसेल पर गया अटैक करने के लिए, होयसेल वंश जो है वीर बल्लाल तृतीय के ऊपर अटैक करने के लिए गया, उसमें वीर बल्लाल तृतीय द्वार समुद्र में नहीं थे उस समय। वो पता कहाँ थे? वो पांडे पर अटैक करने गए थे, क्योंकि पांडे जो साम्राज्य था ना उस समय, वो आपस में ही भिड़े हुए थे। दो शासक थे,
वीर पांडे और सुंदर पांडे, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर, ये दोनों ही जो है भाई थे, दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध लड़ रहे थे। तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए वीर बल्लाल तृतीय पांड्यों पर अटैक करने गए थे। जब इन्हें मालूम पड़ता है कि मलिक काफूर ने इनकी राजधानी पर अटैक कर दिया, तुरंत ये वापस आते हैं, इनको प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिल पाता, तो ये हार जाते हैं। तो अधीनता स्वीकार कर ली जाती है वीर बल्लाल तृतीय के द्वारा भी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता ये भी स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति, हाथी घोड़े, ये सब दिए जाते हैं, सबके द्वारा दिए गए थे। ठीक है, और हर वर्ष टैक्स देंगे, ये सब इन्होंने वादा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर ये वापस दिल्ली नहीं गया, मलिक काफूर वापस दिल्ली नहीं गया, इसने पांड्यों पर अटैक कर दिया, पांड्यों पर अटैक कर दिया। तो होयसल विजय हो गई, ये कंप्लीट हो गया। अब पांड्यों पर अभियान देखते हैं, पांड्य अभियान। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदर पांडे थे, सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से हेल्प मांगी थी, अलाउद्दीन खिलजी से हेल्प मांगी थी कि वो उनकी हेल्प किया जाए। तो सुंदर पांडे का जो साथ देने के लिए सुंदर पांडे का समर्थन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के इस वफादार मलिक काफूर ने अटैक किया था। उस समय वहाँ के शासक जो थे वीर पांडे थे, वीर पांडे शासक हो गए हैं। वीर पांडे सुंदर पांडे के बीच में लड़ाई हो रही है कि कौन गद्दी पर बैठेगा। तो फिलहाल वीर पांडे ही बैठे थे। जब मलिक काफूर इस अभियान पर गया तो वो वीर बल्लाल को भी ले गया, वीर बल्लाल भी साथ में गए थे। जब इन्होंने अटैक किया तो ना वीर पांडे मिले ना सुंदर पांडे मिले, कोई भी शासक इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर लूटपाट बहुत की गई, कोई शासक था नहीं, कोई शासक मिला नहीं, ये सब अपने अपने जो है क्षेत्र में थे, कोई इनसे मुलाकात नहीं हुई। तो इसलिए मलिक काफूर को यहाँ पर लूटपाट करने का बहुत मौका मिल गया। ऐसा बताया जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लूटपाट जब अगर कहीं हुई है तो वो यहीं पर हुई है। ठीक है, पांड्य साम्राज्य में हुई है। तो लूटपाट की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र था। तो ये याद रखिए, भले ही यहाँ से लूटपाट बहुत की गई हो, लेकिन पांड्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। दक्षिण भारत में पांड्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, तो इस प्रकार पांड्य अभियान भी सफल हो जाता है। तो उसके बाद 1313 ईस्वी में दोबारा से अटैक कर दिया जाता है देवगिरी को। उस समय रामचंद्र की मृत्यु हो गई थी और वहाँ का जो शासक था शंकर देव, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं दिल्ली के अधीन नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ। इसलिए मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ अभियान भेजा जाता है। ये आखिरी अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, दक्षिण में ये आखिरी अभियान था और शंकर देव इसमें मारा जाता है और देवगिरी को परमानेंटली ही दिल्ली साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है, पूरी तरीके से दिल्ली साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान बहुत आसान है, आप समझ जाइए, एक दो बार वीडियो देखिए, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मैप में आप देख लिए, अब मैप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जीत हासिल की। ये यादव वंश है, देख लीजिए, ये पूरी तरीके से देवगिरी वाला जो साम्राज्य है, केंद्र देवगिरी, राजधानी देवगिरी हुआ करती थी, इसको पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया। बाकी जो देख लीजिए यहाँ पे होयसल वंश हैं और आपके काकतीय वंश हैं, तो ये अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने, इसलिए ये लाइट कलर में है। ठीक है, ये साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, अधीनता स्वीकार करवाई थी और टैक्स लिया करते थे। तो होप आपको अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। और क्लास नोट्स जो मैंने कहा है वो क्लास नोट जरूर ले लीजिएगा, तो ही आपको अच्छे समझ में आ पाएगा और रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, टाइम बहुत बचेगा आपका। श्री एजुकेशन ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।